Welcome back, dear students, in the session of solved question paper of IGU 2019. This one is the second part, and in this part we will also do the same thing, that is we will discuss the previous year questions of IGU 2019 question paper. ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेशन आपके पास आता है जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उसके बाद सेक्शन फर्स्ट आता है। तो उसमें जो क्वेश्चन है आपके पास दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग रेसिमिक मिक्सचर एंड डाइस्ट्रियोमर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। तो रेसिमिक मिक्सचर के अंदर मेनली क्या है कि जो दो एनेंटियोमर होते हैं किसी भी कंपाउंड के, उनको हम इक्वल अमाउंट में क्या कर लेते हैं, मिक्स करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है, तो उससे आपको पास जो मिक्सचर मिलता है वो क्या मिलता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं रेसिमिक मिक्सचर आपके पास क्या है, व्हेन टू एनेंटियोमर्स जो आपके पास दो एनेंटियोमर्स आते हैं। ठीक है, एनेंटियोमर्स जो हैं एनेंटियोमर्स व्हेन टू एनेंटियोमर्स ऑफ ए कंपाउंड are mixed in इक्वल अमाउंट। ठीक है, आपने दो जो एनेंटियोमर है किसी भी एक कंपाउंड को, इनको इक्वल अमाउंट में क्या कर लिया है, मिक्स कर लिया है। द सॉल्यूशन ऑफ सच मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, पोलरिमेट्री ट्यूब होती है, उसके अंदर हम कुछ सॉल्यूशन लेते हैं और इसके अंदर हम जो है किसी भी एक कंपाउंड का डी फॉर्म बोल सकते हो या पॉजिटिव फॉर्म्स, या फिर आप उसके अंदर जो एल फॉर्म है, इन दोनों को क्या करते हो, इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। ये दोनों जो कंपाउंड थे पहले क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इसको इस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो दोनों ने क्या बना दिया, एक मिक्सचर बना दिया है। ठीक है, अब ये जो मिक्सचर है ये क्या है, आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब जब इसके अंदर से प्लेन पोलराइज लाइट पास होगी तो वो उस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेंगे। आपके पास मिक्सचर कैसा रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दैट मिक्सचर इज रेसिमिक मिक्सचर। ओके, देखिए हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास यदि क्या है, 1 क्लोरोफिनाइल एसिटेन। ठीक है, आपके पास एग्जांपल लेते हैं हम 1 क्लोरो C6H5 and here H, here CH3 and here Cl। क्या है आपके पास एग्जांपल, 1 क्लोरो 1 फिनाइल, this one is 1 क्लोरो, this is 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे ही क्लोरीन है, फर्स्ट पोजीशन पे ही C6H5 है। यदि इसके ऊपर हम क्या करते हैं, SN1 रिएक्शन अप्लाई करते हैं। तो SN1 रिएक्शन कब होती है, जब आपके पास क्या होता है, पहले एक जो भी ग्रुप होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है, आपके पास कार्बोकेटाइन फॉर्म हो। ठीक है, यदि यहाँ से Cl नेगेटिव रिमूव हो जाता है, ठीक है, माइनस ऑफ Cl नेगेटिव, और आप SN1 रिएक्शन फॉलो कराते हैं तो आपके पास क्या होगा, फर्स्टली कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा C6H5H CH3। ये आपके पास क्या है, कार्बोकैटायन, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। अब देखिए जब इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, तो आपके पास दो मिक्सचर्स मिलेंगे। सपोज कीजिए यदि मैंने जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या लिया है, OH नेगेटिव लिया है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि या तो वो क्या करे, बैक साइड से अटैक करे, या वो क्या करे, फ्रंट साइड से अटैक करे। ठीक है, यदि बैक साइड अटैक लेते हैं आप, ठीक है, यदि मैं बोलूं कि आपके पास क्या है, यहाँ यदि आप लेते हो फ्रंट साइड अटैक, यहाँ फ्रंट से अटैक लेते हो और यहाँ बैक साइड से अटैक लेते हो, तो आपके पास जो मिक्सचर बनता है वो क्या मिलता है, यदि फ्रंट से अटैक करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो फ्रंट साइड में अटैच हो जाएगा, तो आपके पास H है, C6H5 है और ये आपके पास CH3 है। आगे नेक्स्ट जो है, यदि बैक साइड से करेगा तो बैक साइड जो है वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल वहां अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास मिक्सचर बना। तो ये जो मिक्सचर बना है आपके पास, ये वे क्या बना है, यदि देखिए फ्रंट साइड से बनता है तो वो उसमें क्या मिलता है, मोस्टली इन्वर्जन मिलता है। सॉरी, फर्स्ट फ्रंट साइड से जो मिलता है उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, और बैक साइड से जो होता है उसमें आपके पास क्या मिलता है, इन्वर्जन।
ठीक है, तो 50% तो आपके पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है और 50% ही आपके पास ये फॉर्म हुआ। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है, इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको क्या बोला जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। उसको क्या बोला जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर कुछ भी नहीं है, जब भी किन्हीं दो एनेंशियोमर को, किसी भी कंपाउंड के दो एनेंशियोमर्स को हम इक्वल अमाउंट में लेते हैं और उनको मिक्स कर लेते हैं, और ये मिक्सचर के बाद जो आपके पास कंपाउंड बनता है, यदि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर। सेकेंड पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का, उसमें आपसे पूछा गया है कि डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स आपके पास क्या होते हैं? तो देखिए डाइस्टीरियोमर्स क्या है आपके पास, ये जो है स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं किसी भी सब्सटेंसेस के, जो ना तो आइडेंटिकल होते हैं और ना ही इनकी जो मिरर इमेज होती है वो सुपर इम्पोजिबल होती है। इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसकी वजह से क्या होंगे, ये डिफरेंट होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं द स्टीरियो आइसोमर्स, द स्टीरियो आइसोमर्स of a substance, the stereoisomers of a substance which are not identical, which are not identical and ना तो वो आइडेंटिकल रहेंगे, ठीक है, एंड नॉट सुपर इम्पोजिबल, या आप कह सकते हो does not form super impossible mirror image, that's why उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। दैट्स वाई हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो देखिए आपके पास डायस्ट्रोमर्स को पहचानने के लिए आपके पास क्या क्या फीचर्स हैं इसके। फर्स्ट वन ये कि ये जो होते हैं वो क्या है, नॉन आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल नहीं रहेंगे, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इनकी नहीं होती है, और इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है आपके पास, डिफरेंट होती है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल्स, ठीक है, देखिए यदि हम क्या करते हैं 3-chloro-2-butanol लेते हैं, 3-chloro-2-butanol लेते हैं और इसके हम क्या बनाते हैं, आइसोमर्स बनाते हैं। तो मेनली इसके पास कितने आइसोमर्स बनते हैं, 4 स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं कि आपके पास क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम है। हमने फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या लगाया है, फर्स्ट कार्बन आपके पास CH3, देन आपके पास यहाँ H, देन OH, नाउ अगेन यहाँ Cl है, यहाँ आपके पास H, और ये आपके पास क्या है, CH3। सपोज कीजिए ये आपके पास क्या है, फर्स्ट आइसोमर्स है। नाउ सेकंड आइसोमर्स यदि आप बनाए तो आपके पास इस तरह से बन सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम। तो ये आपके पास CH3, आपने क्या किया, यहाँ पर Cl एटम को जो है राइट साइड, लेफ्ट साइड में ले लिया है, ये OH, और ये आपके पास अगेन हियर H। ठीक है, आपने जो है पोजीशंस चेंज कर दी है। नाउ अगेन ये आपके पास क्या हो जाता है, सेकेंड, थर्ड यदि आप लें तो CH3, ये आपके पास यहाँ पर H है, नाउ यहाँ पर सेकेंड, थर्ड एंड अगेन CH3। नाउ आपने यहाँ Cl लिखा, यहाँ H, नाउ यहाँ OH और यहाँ H, दिस वन इज H। यहाँ क्या है आपके पास H, ये आपके पास यदि थर्ड आइसोमर्स है। फोर्थ हम लेते हैं यहाँ पर CH3, C एंड CH3, यहाँ हमने क्या कर दिया है, OH को इधर रखा, यहाँ H को इधर रखा है, देन H एंड देन ये आपके पास Cl। ओके, नाउ देखिए यहाँ यदि हम फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं, ठीक है, हम किसको देखते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को देखें तो टोटली क्या है आपके पास, डिफरेंट है। यहाँ जो H और Cl है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो आप यदि इसको उठाकर इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो वो सुपर इम्पोज नहीं होगा। ठीक है, या सेकंड आप लें, यदि आपने फर्स्ट को फोर्थ के साथ लिया, फर्स्ट को फोर्थ के साथ लिया तो यहाँ भी ये क्या रहेंगे आपके पास, नॉन सुपर इम्पोजिबल रहेंगे। या आप नेक्स्ट पेयर क्या ले सकते हो, आप नेक्स्ट पेयर लिया सेकंड और थर्ड को,
ठीक है। तो सेकंड और थर्ड को देखिए CH3 के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, लेकिन OH H के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, Cl के ऊपर हो जाएगा, H के। तो ये जो चीज रहेगी यहाँ पर HCOH वो यहाँ इससे क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल नहीं रहेंगे, आइडेंटिकल भी ये नहीं है। तो सेकंड और थर्ड, और ये आप कह सकते हो सेकंड और फोर्थ, वो सारे क्या है आपके पास डायस्ट्रोमर्स है। तो आप यहाँ पेयर्स क्या लिख सकते हो, पेयर्स यदि आपके पास लिखे हैं कि फर्स्ट and third, first and fourth, second and third, second and fourth, ये सारे क्या है, डायस्ट्रोमर पेयर्स हैं, जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर है। ठीक है। ये ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकते हैं और ऑप्टिकल एक्टिव नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। इनकी जो मिरर इमेज होती है वो क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो वो क्या होंगे आपके पास, डायस्टीरियो आइसोमर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बी पार्ट के अंदर आपसे पूछा गया है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल। ठीक है। आपको क्या बताना है, स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं, किसके अंदर, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन के अंदर। ठीक है। कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन के अंदर, और उनके कॉन्फिगरेशनल रिलेशनशिप को शो करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन है उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे इसके लिए। तो देखिए आपके पास 4 कार्बन एटम है, ब्यूटेन गिवन है तो 4 कार्बन एटम्स है। सेकेंड पोजिशन दैट इज Br, और थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या लगे हैं, क्लोरीन लगे हैं, बाकी पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोजन्स है। ठीक है। तो CH एंड CH3, ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब देखिए यदि आपको स्टीरियो आइसोमर्स किसी भी कंपाउंड के अंदर फाइंड आउट करना है तो अब वहां पर क्या देखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वहां देखना कायरल सेंटर, कायरल कार्बन। ठीक है। तो यदि मैं कायरल कार्बन की बात करूं तो आपको पता है कायरल कार्बन क्या होता है, जिसपे जो 4 ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या हो आपके पास, डिफरेंट हो, तो वो क्या होता है, कायरल कार्बन। तो इसके अंदर यदि मैं देखूं तो ये जो 2 कार्बन है, सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों कार्बन क्या है, कायरल कार्बन्स। ठीक है। मैंने इनको स्टार मार्क कर दिया है क्योंकि इसके ऊपर जो लगने वाले 4 ग्रुप्स है, CH3, Cl, H, CH, CH3, तो ये सारे ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। दैट्स वाई ये दोनों कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। देखिए जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ओके। अब देखिए ये यहाँ पर n क्या है, n यहाँ क्या है, n यहाँ पर है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। आपको पता है, आपने यहाँ पर देखा है नंबर ऑफ कायरल कार्बन आपके पास कितने निकल के आए हैं, यहाँ पर वो आए हैं 2। तो आप यदि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला 2 की पावर n, और n की जगह आपके पास आया 2, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आपके पास हुए 4। तो 4 जो है आपके पास यहाँ क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। तो आंसर आपके पास फर्स्ट पार्ट का आया 4। ओके। सेकंड पार्ट में इसने आपसे पूछा है एक्सप्लेन द देयर कॉन्फिगरेशनल रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप क्या है। तो देखिए हम जो है रिलेशनशिप शो करने के लिए हम जो है ये चारों जो आइसोमर्स हैं, जो 4 आइसोमर्स बनते हैं, इनको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। कि वो उनके अंदर वो एनेंटियोमेरिक पेयर है या डायस्ट्रोमेरिक पेयर्स है। तो देखिए सबसे पहले जो हम ड्रा करते हैं दैट इज CH3, C एंड CH3। ठीक है। हमने दोनों कायरल कार्बन के ऊपर जो है पोजीशंस जो है एटम्स की वो क्या कर दे, यदि डिफरेंट बना देंगे तो वो आपके पास क्या होंगे, आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, CH3 देन C एंड CH3। सेकंड केस में मैंने Br को यहाँ लिखा एंड H को यहाँ लिखा, देन आपके पास H यहाँ एंड ये यहाँ पर Cl है। ठीक है। नेक्स्ट ये यदि मैं बोलूँ ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड को यदि यहाँ पे लिखा जाए CH3, C एंड CH3, CH। इसके केस में यदि मैं कहूँ कि मैंने H यहाँ रखे और यहाँ क्या रखा, Br एंड Cl, ये आपके पास थर्ड स्टीरियो आइसोमर्स है। फोर्थ स्टीरियो आइसोमर्स के लिए मैंने जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे बनाई, CH3 कि यहाँ पर आपके पास क्या है, Br और ये Cl और ये H और ये H। ठीक है। नाउ देखिए यदि आप यहाँ पर देखें तो आपको एनेंटियोमर्स और डायस्ट्रोमर्स की डेफिनेशंस पता है। एनेंटियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। और डायस्ट्रोमर्स वो होते हैं जो ना ही मिरर इमेज होते हैं और ना ही सुपर इम्पोजिबल होते हैं। तो देखिए यदि मैं फर्स्ट के केस में यदि मिरर इमेज देखूं तो आप फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं कि Br
क्या कर रहा है, Br है, इधर H है, मतलब ये इसका मिरर इमेज है। तो ये दोनों क्या हो गए आपके पास, एनेंशियोमेरिक पेयर है, वन पेयर ऑफ एनेंशियोमर। आप इसको बोल सकते हैं दिस इज द वन पेयर ऑफ एनेंशियोमर। ये क्या है आपके पास, वन पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स है। सेकंड के केस में भी आपके पास सेम है, Br इधर है, Br इसके क्या है, Br को रिफ्लेक्ट कर रहा है, Cl को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप इस, ये भी क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है, जैसे आपको मिरर में दिखाई देता है, सेम आप यदि यहाँ पर कोई मिरर लगाते हैं, यहाँ यदि आपने कोई मिरर लगाया, तो इस मिरर लगाने के बाद आपने क्या देखा, Br को रिफ्लेक्ट कर रहा है, Cl को। तो आपके पास थर्ड एंड फोर्थ वो भी क्या है, सेकेंड पेयर ऑफ एनेंशियोमर, सेकेंड पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। तो आपने क्या बोला, यहां से कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन ये आया कि फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ये क्या है, सॉरी दिस वन, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, एनेंशियोमर है, और थर्ड एंड फोर्थ भी एक दूसरे के एनेंशियोमरिक पेयर्स है। नाउ यदि मैं डायस्ट्रोमर्स की बात करूं, ठीक है, तो डायस्ट्रोमर्स क्या होते हैं, ना ही मिरर इमेज होते हैं और ना ही वो क्या होते हैं, जो है आइडेंटिकल होते हैं। तो देखिए जब हम इसके केस में देखें तो आपके पास यदि मैं फर्स्ट आइसोमर उठाऊं और फर्स्ट के साथ में किसको उठाऊं, थर्ड को, ठीक है, मैंने किसको उठाया है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो ना ही मिरर इमेज है और ना ही क्या है, वो सुपर इम्पोजिबल होते हैं। सेम ऐसे यदि आप फर्स्ट एंड फोर्थ को उठाते हो, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड को उठाते हो, सेकंड एंड फोर्थ को उठाते हो, तो ये जो पेयर्स रहेंगे ये डायस्ट्रोमेरिक पेयर है। डायस्ट्रोमर्स को जो की जो डेफिनेशंस हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने पीछे क्वेश्चन में देखे हैं, तो आप वहां से डायस्ट्रोमर्स को देख सकते हैं। तो ये जो चार पेयर रहेंगे ये क्या रहेंगे आपके पास, डायस्ट्रोमर्स। तो रिलेशनशिप क्या हुआ, A and 2 एनेंशियोमर, 3 and 4 एनेंशियोमर्स, 1 and 3 डायस्ट्रोमर्स, 1 and 4 डायस्ट्रोमर्स, 3 and 4 डायस्ट्रोमर्स, 3 सेकंड एंड फोर्थ डायस्ट्रोमर्स। यस स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन का जो सी पार्ट है उसके अंदर है व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो क्या होता है, तो हम मेन पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे कि हम मेनली इसको डिनोट करते हैं किससे, लेटर ई से, कैपिटल ई से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसमें मेनली क्या होता है, हम एक डबल हेडेड एरो शो करते हैं। ठीक है, मीन्स आपके पास एक टेल होती है एरो की और एक क्या होता है, हेड होता है। दिस वन इज द टेल एंड दिस वन इज द हेड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टेल ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आगे नेक्स्ट की साइड प्रोसीड किए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मेरे पास क्या है, बॉन्ड है किन्हीं दो एटम्स के बीच में, पाई बॉन्ड ए पाई बॉन्ड बी है। ठीक है, और यदि मैं किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, किसी अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराती हूँ, तो उस केस में आपके पास क्या हो, यदि इलेक्ट्रॉन्स कैसे चले जाएं, इस तरह से शिफ्ट हो जाएं कि बी की साइड चले जाएं, तो हुआ क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसकी साइड ज्यादा गए हैं, बी की साइड। तो आपके पास जो है इस तरह का जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। ओके, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि एक एटम जो है वो तो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, जैसे कि इसमें बी एटम ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं, और एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है। तो जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो लॉस करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की यदि हम डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन क्या होती है, द कंप्लीट and instantaneous transfer of a shared pair of electron क्या होगा आपके पास, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, किसके, ऑफ ए पाई इलेक्ट्रॉन, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ multiple bond to the more electronegative atom in presence of attacking reagent। किसी एक अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में यदि
कोई भी पाई बॉन्ड है, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड है, उसके जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम की साइड शिफ्ट हो जाए। किसकी वजह से? क्योंकि वो जो एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसे क्या बोला जाता है आपके पास? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और देखिए इसमें जो बात है वो क्या है कि यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली दूसरे एटम के ऊपर क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नाउ one thing about it that it is temporary effect. It is temporary. ये क्या होता है आपके पास? टेम्परेरी इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट क्या है आपके पास? टेम्परेरी इफेक्ट है। दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट। कि जैसे ही आपने, यदि ये अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे ये यूज कर रहे हो, यदि आपने अटैकिंग रिएजेंट को यहाँ से हटा लिया, आपने उसको रिमूव कर लिया है, तो रिएक्शन फिर दोबारा से क्या हो जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में चल पड़ेगी। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बी एटम के ऊपर गए थे वो दोबारा से रिवर्स बैक ए एटम के ऊपर आ सकते हैं। मतलब इफेक्ट जो हुआ, मतलब जो इफेक्ट था इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग का, वो फिक्स नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है, वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये है कि आप उसको रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ये कहूँ कि आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, यदि उसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन थे पाई इलेक्ट्रॉन के, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साइड चले गए और यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है। तो ये आपके पास क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाता है, अटैच हो जाता है किसके ऊपर? कार्बन एटम के ऊपर। ठीक है, और ये आपके पास शिफ्टिंग हो जाएगी। यदि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अगेन शिफ्ट होंगे वापस बैक, यदि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर रिमूव हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन वापस बैक इधर आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है वो न्यूक्लियोफाइल के थ्रू भी हो सकता है या इलेक्ट्रोफाइल। जैसे यदि मैं इलेक्ट्रोफाइल यूज करूं या न्यूक्लियोफाइल, दोनों केसेस में पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट पॉसिबल है। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो ये कार्बन को क्या, ये आपके पास क्या होता है? यहाँ ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो नेगेटिव के ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जो है इजिली अटैक कर लेगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह का फॉर्म होगा। नाउ सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है? हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब हम ये देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट से किस तरह से अलग है। तो देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे डिफरेंट है वो हम देखेंगे। हम दोनों का डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं कि एक साइड हम लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और दूसरी साइड हम लिखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरी साइड हम किसको लिखते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट को। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस ये है, फर्स्ट डिफरेंस हम इसके सिंबल से ही ले लेते हैं कि फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसको डिनोट करते हैं हम, डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ई, कैपिटल ई से। ठीक है, एंड जो आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल आई। ठीक है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ एरो किस तरह का यूज करते हैं? देखिए हमने जो इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है उसमें बताया है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व्ड एरो। कर्व्ड एरो जो है उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह की एरो का। और जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसमें हम एरो यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इट इज इन द सेंटर ऑफ द बॉन्ड, एरो इन द सेंटर ऑफ बॉन्ड, एरो इन द सेंटर ऑफ बॉन्ड। यदि आपको इंडक्टिव इफेक्ट शो करना है तो आप उसके लिए क्या दिखाओगे? जो आपके पास एरो है, ठीक है, जो भी सॉरी जो बॉन्ड का जो सेंटर है उसके बीच में क्या दिखा दोगे? एरो दिखाओगे, तो वो क्या दिखाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट को। थर्ड डिफरेंस इसमें क्या है कि देखिए हमने अभी कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? टेम्परेरी इफेक्ट। तो हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट, दिस इज टेम्परेरी। ठीक है, और जो आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है अभी आपके पास? दैट वन इज परमानेंट। जो आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है? परमानेंट, दिस वन इज परमानेंट इफेक्ट। नाउ फोर्थ डिफरेंस ये है कि यदि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को ऑपरेट कराना है तो एटलीस्ट वहां पर एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे इट ऑपरेट्स इन ए मॉलिक्यूल्स, इट operates in a molecules which having at least one multiple bond, one multiple
बॉन्ड, ठीक है, एक मल्टीपल बॉन्ड का वहां होना जरूरी होता है। जैसे हमने कहा था कि ए डबल बॉन्ड बी था, तो उससे हमने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करके क्या दिखा दिया था, ए नेगेटिव एंड बी सॉरी ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। नाउ यदि हम इंडक्टिव इफेक्ट का केस देखें तो इसके अंदर ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है, ठीक है। इट ऑपरेट्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सम पोलर बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स। ये कब ऑपरेट होता है, it operates only in the presence of polar bond in a molecule, polar bond in a molecule। देखिए कैसे होता है कि यदि आपके पास सपोज कीजिए कार्बन एटम्स है और ये कार्बन एटम यहाँ क्लोरीन से यदि अटैच है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो आपके पास क्लोरीन एटम रहेगा वो जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो उससे आपके पास क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो मेनली किसकी साइड चली जाती है, क्लोरीन एटम की साइड। और ये इफेक्ट जो है 3 कार्बन एटम्स तक क्या करता है, वर्क करता है। ओके, तो यहाँ जो है पोलरिटी जरूरी है, पोलरिटी बॉन्ड की जरूरी होती है। फिफ्थ डिफरेंस हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है उसमें हमने कहा था कि कोई भी आपके पास अटैकिंग रिएजेंट जरूरी है। अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अकर्स ओनली इन द presence of attacking reagents। कोई अटैकिंग रिएजेंट जरूरी है, यदि अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। इसमें जो रिएजेंट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें सिर्फ पोलरिटी चाहिए, बॉन्ड पोलर होना चाहिए, तभी क्या होगा, आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। नाउ यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले गए, बी एटम की साइड चले गए हैं। यहाँ क्या होता है, पार्शियली ट्रांसफर होता है, पार्शियली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता है, पार्शियली वो क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड। नाउ सेवंथ डिफरेंस क्या है इसके अंदर, कि देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चार्जेस, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चार्ज। यदि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो कंप्लीट जो है सेपरेशन हो जाएगा चार्जेस का, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पार्शियली चार्ज जो होगा, पार्शियली सेपरेशन ऑफ चार्ज, पार्शियली सेपरेशन ऑफ चार्ज। ओके, लास्ट जो आप लिखते हैं इसके अंदर एथ डिफरेंस, इट कैन बी रिवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को आप रिवर्स कर सकते हो, यदि आपने अटैकिंग रिएजेंट को वहां से हटा लिया है तो आप बोलते हैं इट इज रिवर्सिबल, या इट कैन बी रिवर्स्ड, इट कैन बी रिवर्स्ड, इट कैन बी रिवर्स्ड, इट कैन बी रिवर्स्ड। एंड जो आपके पास परमानेंट इफेक्ट यदि हो ही गया है, इंडक्टिव इफेक्ट तो परमानेंट इफेक्ट है, तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो हम बोलेंगे इट कांट बी रिवर्स्ड, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ये था आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट।